होने वाला है एक नया ग्लोबल खेल। अमेरिका भले ही कह रहा है कि वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई ड्रग्स नेटवर्क खत्म करने के लिए की गई है, लेकिन तख्ता पलट के पीछे असली वजह तेल का खेल है। तो क्या है ट्रंप का ऑपरेशन 30 मिनट और क्या है तख्ता पलट के पीछे की इनसाइड स्टोरी? हम आपको 10 कहानियों के जरिए वेनेजुएला संकट की हर खबर बताएंगे। ये भयानक मंजर है पूरी दुनिया के लिए, ये खौफनाक अल्टीमेटम है अमेरिका के दुश्मनों के लिए, और ये ग्लोबल गुंडागर्दी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। नए साल का ऐसा भीषण आगाज होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका की स्पेशल ऑप्स ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। ये हमले करीब 30 मिनट तक कराकस समेत तमाम सैन्य ठिकानों को दहलाने के लिए काफी थे। इसी दौरान अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को दबोच लिया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले पर दुनिया ने सवाल उठाए, लेकिन ट्रंप अपनी जिद के आगे हर अपील को खारिज करते हुए आगे बढ़े और खुद ही निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब क्या वेनेजुएला में सत्ता का खालीपन गृह युद्ध को जन्म देगा या अमेरिका समर्थित अंतरिम सरकार का रास्ता साफ होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि मादुरो का क्या होगा। ट्रंप के लैटिन अमेरिका में इस दखल से पूरी दुनिया असहज हो चुकी है, क्योंकि तेल बाजार में उथल पुथल और वैश्विक शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। मादुरो का भविष्य अब सिर्फ वेनेजुएला की राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का हिस्सा बन गया है। क्या ये अमेरिकी रणनीति का नया चेहरा है? क्या लैटिन अमेरिका में स्थिरता लौटेगी या हालात और बिगड़ेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तो जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया में अमेरिका की साख पर पट्टा लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की इंटरनेशनल किडनैपिंग के बाद ट्रंप का जोश 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अभी कुछ समय के लिए वेनेजुएला का शासन अमेरिका ही चलाएगा और वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल भी अमेरिका ही करेगा। ट्रंप ने कहा कि वो अपने कैबिनेट से लोगों को चुन रही हैं जो वेनेजुएला में इंचार्ज होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की तेल कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करेंगी, वेनेजुएला के खराब हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी, जहां हम बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे। वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद अब ट्रंप कई देशों को एक साथ चुनौती देने का मूड बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश और ईरान को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये देश भी नहीं सुधरे तो इनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देशों पर ड्रग्स बनाने और कार्टेल को पनाह देने का भी आरोप लगाया है। It was dark and it was deadly, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप क्यूबा, निकारागुआ और कई लैटिन अमेरिकी देशों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ईरान और अफ्रीका में अस्थिर देशों पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है। हालांकि एक तरफ ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कोशिश में जुटे हैं, लेकिन रूस और चीन भी ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। रूस और चीन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रंप का वेनेजुएला में तख्ता पलट का पैटर्न पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। वहीं अब इस बात पर भी बहस तेज हो गई है कि जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गई है, क्या ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और क्या इससे नई कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा होगी?
अमेरिका का अगला कदम किस दिशा में होगा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और कूटनीति का मुद्दा है। वेनेजुएला के बाद अब सबसे ज्यादा टेंशन में ईरान है, क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि ट्रंप का अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं, क्योंकि खामेनेई और ट्रंप के बीच बीते लंबे समय से टकराव बना हुआ। ट्रंप प्रशासन पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है और पिछले सप्ताह उसने ईरान पर नजर रखने की बात भी कही थी। ऐसे में आशंका ये है कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसकी सुरक्षा के लिहाज से ईरान बड़ा खतरा हो सकता है, तो वो किसी भी हाल में ईरान पर हमला करने से नहीं चूकेगा। ईरान के अलावा क्यूबा अमेरिका की नीति में हमेशा से एक संवेदनशील बिंदु रहा है। क्यूबा ने पहले भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है और कभी भी तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वेनेजुएला के मामले में क्यूबा का समर्थन मादुरो के साथ रहा है और क्यूबा ही वो देश है जो वेनेजुएला को सैन्य सहायता देता रहा है। इसके अलावा कोलंबिया ने भी ट्रंप के एक्शन का विरोध करते हुए गहरी चिंता जताई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति सहित कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने कहा है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है और इसमें पड़ोसी देशों की संप्रभुता भी चुनौती में पड़ सकती है। He doesn't want to brag with the United States. In the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया वो कोई नया पैंतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका का इतिहास ऐसा ही रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और इतिहास पर नजर डाली जाए तो अमेरिका अब तक पूरी दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट करा चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है। 1953 में अमेरिका ने ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्दिक को हटाने की साजिश रची। CIA की मदद से अमेरिका अपनी इस कार्रवाई में सफल भी रहा। वहीं शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने 1954 में ग्वाटेमाला में तख्ता पलट करते हुए जैकोबो आर्बेंस को हटा दिया। इसके अलावा चिली में 1973 में साल्वाडोर अयेंदे के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं कोरिया युद्ध, वियतनाम वॉर और ग्रेनेडा का हमला जैसे खुले सैन्य हस्तक्षेप के पीछे भी अमेरिका का ही नाम सामने आया है। इन तमाम ऑपरेशंस के पीछे अमेरिका का मकसद तेल और संसाधनों पर पकड़ बनाने का रहा है। साथ ही उस दौर में सोवियत के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने बड़ी लंबी रणनीति बनाई। डेल्टा फोर्स, आधिकारिक नाम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा, ये अमेरिका की टियर 1 स्पेशल मिशन यूनिट है जो जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है। डेल्टा फोर्स 1977 में अस्तित्व में आई और आज दुनिया की सबसे डेंजर फोर्स मानी जाती है। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने अब से ठीक 24 घंटे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सीक्रेट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। हालांकि इस ऑपरेशन में साइबर कमांड और CIA की भी अहम भूमिका रही। डेल्टा फोर्स में किसी भी अमेरिकी की एंट्री होना आसान नहीं है,
क्योंकि डेल्टा फोर्स की चयन प्रक्रिया बेहद कठिन है और जो भी अमेरिकी इस फोर्स में शामिल होता है वो मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद मजबूत होता है। डेल्टा फोर्स का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है और अमेरिका के इस फोर्स के नाम से अच्छे दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जो डेल्टा फोर्स की रडार पर आता है उसका खात्मा तय माना जाता है। भले ही आज मादुरो के हाथ में ट्रंप की हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि एक दौर था जब मादुरो वेनेजुएला की सड़कों पर ट्रक चलाते थे। मादुरो ने ट्रक ड्राइवर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। लेकिन अब मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। बात मादुरो की हो रही है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। बात वेनेजुएला के तेल की हो रही है, बात मादुरो की संपत्ति की हो रही है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे हैं। सेलिब्रिटी नेटवर्क लगभग $20 लाख, याहू फाइनेंस लगभग $20 लाख, रियलिटी टी लगभग $10 लाख, BBN टाइम्स लगभग $20 लाख। मादुरो की राष्ट्रपति सैलरी करीब $4,000 प्रति महीना बताई जाती है, लेकिन उन्हें सरकारी घर, गाड़ी और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? वो वेनेजुएला के कई साल से राष्ट्रपति हैं। उनके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वो दिखावा भले ही कुछ करे, लेकिन किसी तानाशाह से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने अब तक मादुरो से जुड़े $70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है, जिसमें प्राइवेट जेट, लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी शामिल हैं। निकोलस मादुरो 10 जनवरी को सत्ता में तीसरी बार वापसी का पहला साल पूरा कर पाते। इससे पहले ही अमेरिका ने उनके देश पर हमला बोला। मादुरो पर तानाशाही, चुनावी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विद्रोहियों को कुचलने और जनता को बदहाली में धकेलने जैसे आरोप लगे हैं। यूएन मानवाधिकार संगठन का दावा है कि उनके शासन में 20,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई हैं। 70 लाख वेनेजुएला नागरिक देश को छोड़कर भाग गए हैं। वैसे निकोलस मादुरो के फर्श से अर्श बनने की कहानी भी दिलचस्प है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने से पहले धर्म के रास्ते पर भी चले हैं। भारतीय संत सत्य साईं बाबा के वो अनुयायी भक्त बने 2005 में। तब के विदेश मंत्री मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी आश्रम पहुंचे। उन्हें सत्य साईं बाबा से मिलने का अवसर मिला, जहां उनकी पत्नी साईं बाबा के निजी अनुयायियों में से एक थी। एक तस्वीर में मादुरो और उनकी पत्नी सत्य साईं बाबा के चरणों में बैठे नजर आते हैं। मादुरो ने राष्ट्रपति पद की शुरुआत में साईं बाबा की भारी फ्रेम की तस्वीर रखी थी। उनके निजी दफ्तर में ये तस्वीर अन्य क्रांतिकारी नेताओं की तस्वीरों के साथ सजी रहती थी। इसके अलावा जब 2011 में सत्य साईं बाबा ने समाधि ली, तब वेनेजुएला में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। साल 2025 में मादुरो ने साईं बाबा की 100वीं जयंती को स्वर्गीय प्रकाश कहकर श्रद्धांजलि दी थी और मादुरो ने कहा था कि सत्य साईं बाबा के संदेशों से उन्हें शक्ति मिलती है। आज मादुरो की जिंदगी खतरों से जूझ रही है। वो नहीं जानते कि आने वाले दिनों में वो जिंदा रहेंगे या फिर नहीं, लेकिन सत्य साईं बाबा के प्रति उनका समर्पण अब एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से गिरफ्तार करके उठा लिया। सोचिए, जब किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही मुल्क से अगवा हो जाता है
उसके बाद भी उस देश की सेना हाथ पर हाथ रखकर सब कुछ देखते रह जाती है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में दाखिल होती है, आधे घंटे तक बमबारी करती है और उसके बाद भी वेनेजुएला की सेना खामोश रहती है। इतना सब हो जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मदुरो को छुड़ाने के लिए वेनेजुएला अमेरिका से लड़ाई लड़ेगा या फिर सरेंडर कर देगा। तो इन सवालों का जवाब है वो चुनौती जिसके बारे में फिलहाल कोई दूसरा मुल्क सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि सामने अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क है तो उससे लड़ने की क्षमता न फिलहाल चीन में है और न ही रूस में। दोनों देशों की सैन्य ताकत और वायुसेना की तुलना की जाए तो अमेरिका वेनेजुएला से कहीं भारी साबित होता नजर आता है। अमेरिका के पास 13 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, तो वेनेजुएला के पास मात्र 1,09,000 जवानों की सेना है। इसके अलावा वेनेजुएला के पास 2,20,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स भी है। वहीं अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। वहीं वेनेजुएला के पास मात्र 229 फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा बैटल टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी अमेरिका के पास करीब 10 गुना ज्यादा हैं और रक्षा बजट के मामले में अमेरिका करीब 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करता है, तो वेनेजुएला महज 4.9 अरब डॉलर ही खर्च करता है। जाहिर है वेनेजुएला के पास अमेरिका जितना सैन्य संसाधन नहीं है, लिहाजा अमेरिका से लोहा लेना उसके बस में नहीं है। लेकिन दुनिया को लामबंद करने के लिए वेनेजुएला कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा रहा है, इसलिए ये भी तय माना जा रहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला में कठपुतली सरकार की तैयारी में जुट गया है। वेनेजुएला में एक तरफ अमेरिकी हमलों की दहशत है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस बात से भी खौफ में हैं कि आखिर उनके राष्ट्र की बागडोर आखिर किसके हाथ में है। मादुरो ने करीब 3 करोड़ की आबादी वाले वेनेजुएला में तख्ता पलट की साजिशों का सामना लंबे अरसे से किया है और जब तख्ता पलट हो गया है तो सवाल उठ रहा है कि आखिर अब वेनेजुएला की कमान किसके हाथों में होगी। वेनेजुएला में राष्ट्रपति की दौड़ में अगली उम्मीदवार डेल्सी रोड्रिगेज है। वेनेजुएला की हाईकोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति का पद अंतरिम रूप से संभालने का आदेश दिया है। जब ट्रंप से रोड्रिगेज के बारे में सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक समझती हैं वो करने को तैयार है। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो के पास देश चलाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है और ट्रंप भी मचाडो के नाम पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ रोड्रिगेज ने लंबी बातचीत की है। ट्रंप के दावे के मुताबिक उन्होंने रोड्रिगेज को भरोसा दिया है कि अमेरिका उनकी हर जरूरत को पूरा करेगा। यानी ट्रंप खुद रोड्रिगेज के समर्थन में है तो किसी और के नाम पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद से पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। एक खेमा मजबूती के साथ वेनेजुएला के समर्थन में खड़ा है और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अगवा किए जाने की अमेरिकी कार्रवाई को गलत बता रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं या उसे जायज ठहरा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ की गई अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। चीन ने भी अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। चीन ने अमेरिका को तानाशाही रवैया अपनाने वाला देश करार देते हुए कहा कि वेनेजुएला पर हमले के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन किया गया है। ईरान ने भी खुले तौर पर वेनेजुएला का समर्थन किया है और अमेरिकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। ईरान ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ब्राजील ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसे बेहद खतरनाक कदम बताते हुए कहा कि किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना रेड लाइन पार करने जैसा है। ट्रंप के ऊपर फिलहाल कोई भी दबाव काम नहीं कर रहा है। ऐसे में ट्रंप चाहे जो करे वो उनकी मर्जी है और ट्रंप इस बात को साबित करने में जुटे हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। अब वेनेजुएला को लेकर एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। कल वेनेजुएला पर यूएनएससी की आपात बैठक होनी है। अमेरिकी हमले को लेकर यूएनएससी की बैठक होगी और स्थानीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। कोलंबिया के राष्ट्रपति की मांग पर यह बैठक यहां पर बुलाई गई है। तो अब
यूएनएससी तक ये मुद्दा जो है वो पहुंच गया है और आपात बैठक यहां पर कल इस मुद्दे पर वहां पर होगी, जिस पर चर्चा की जाएगी। तो कोलंबिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर अब यूएनएससी तक ये मामला जा पहुंचा है और यूएनएससी में इस मुद्दे को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है, जो कि कल सुबह यहां पर की जाएगी। और इस बैठक में इस बात पर चर्चा यहां पर होगी कि अमेरिका का ये जो कदम था वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेना, वहां से लेकर अमेरिका आ जाना, ये क्या सही था, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं था। और इसको लेकर अब यूएनएससी में चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। यहां से भी एक बड़ी खबर आप जानिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है, जिसमें राज्य में जारी एसआईआर में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया पर चिंता जाहिर की है ममता बनर्जी ने। उचित प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप वो लगा रही हैं। मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है, ये वहां पर ममता बनर्जी का कहना है। इस सिलसिले में ज्ञानेश कुमार को इस मुद्दे पर चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है। यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में अपराधियों, माफिया और अतिक्रमणकारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब योगी सरकार ने अधिकारियों को थानावार सूची बनाने का निर्देश दे दिया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में योगी ने आदेश दिए कि थानेवार गुंडों की सूची तैयार की जाए और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रखें। सीएम योगी का एक्शन, गुंडे माफिया को टेंशन। यूपी में गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को डर। थाने थाने सूची तैयार, अपराधियों पर प्रहार। दो 2026 का यूपी में ऐसा धमाकेदार आगाज होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। गुंडे, माफिया और अतिक्रमण करने वालों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। पूरे मिशन की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है। साफ निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि सभी थाने अवैध कब्जे करने वाले माफिया की थानावार सूची बनाएं, पेशेवर गुंडे, चेन स्नेचरों को पकड़ें और कड़ी कार्रवाई करें। वाराणसी में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से कब्जा करने वाले माफियाओं की थानावार अलग सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने चैन स्नैचरों, गुंडे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में हो। इससे पहले भी सीएम योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराधियों और अतिक्रमणकारियों की यूपी में कोई जगह नहीं है और अगर किसी ने कोशिश भी की तो बचेगा नहीं। विधानसभा में ही सीएम योगी ने कहा था कि माफिया के खिलाफ यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। केवल अपराधियों और माफियाओं को ही नहीं, अवैध अतिक्रमण करने वालों को भी सीएम योगी चेतावनी दे चुके हैं। कह चुके हैं कि अगर कोई भी कब्जा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। साफ है कि यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले पर योगी सरकार की पूरी नजर है। विधानसभा से लेकर समीक्षा बैठक तक खुद सीएम योगी अपराधियों और अवैध अतिक्रमणकारियों को चेता चुके हैं। पूरे प्रदेश में एक्शन भी जारी है और अब थानावार सूची बनाकर बचे हुए माफियाओं को भी सीधा संदेश देने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने दबदबे और दबदबे वाले बयान को लेकर हमेशा से विवादों में रहे, लेकिन अब एक बार फिर से ये शब्द सुर्खियों में है। गजब गोंडा में हो रही राष्ट्रकथा, जिसमें सदगुरु रितेश्वर महाराज ने इस शब्द का जिक्र किया और बृजभूषण शरण सिंह भावुक होकर रो पड़े। ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं। तो यहाँ इसका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये वो शब्द हैं जो आनंद धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज ने गोंडा में आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्र कथा में कहे। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कथा के दूसरे दिन बृजभूषण शरण के दबदबे का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो सीधे पूर्व सांसद के दिल को छू गई। सदगुरु रितेश्वर महाराज के शब्दों ने बृजभूषण सिंह को भावुक कर दिया। इस दौरान मंच पर बैठे बैठे ही बृजभूषण रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। करीब 1 घंटे तक वो अपने पुराने संघर्षों को याद कर आंसू बहाते रहे। गुरु गया सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में या गोंडा में दबदबा सिर्फ बृजभूषण का है और रहेगा तो सुन लीजिए, मैं उनका बाप हूँ, मेरा भी दबदबा था, है और रहेगा। रितेश्वर महाराज के इन शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति और स्नेह का ऐसा मिश्रण था कि पास ही बैठे बृजभूषण सिंह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रोने लगे। बृजभूषण सिंह ने हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया और अपने आंसू पोंछते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं। तो यहाँ इसका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हो, अपनी सारी जवानी न्यौछावर कर दे, अपनी वाणी न्यौछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्यौछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है और हम सौभाग्यशाली हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से विवादों में रहे हैं। पहले नाबालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा। हालांकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में बृजभूषण को बरी कर केस क्लोज कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा। बृजभूषण चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उनका बेटा बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचा। उसके बाद कुश्ती संघ से लेकर छिड़े विवाद में भी बृजभूषण को सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन विवादों के बादल छटे तो बृजभूषण का एक बयान चर्चा में रहा। बृजभूषण ने कहा उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और अब जब सदगुरु रितेश्वर महाराज ने इन शब्दों को कहा तो बृजभूषण अपने संघर्षों को याद कर खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद और सामाजिक सद्भाव बैठक में मोहन भागवत ने अपने विचार रखे और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इन्हें रोकने का फॉर्मूला दिया। भागवत ने यहाँ पर कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने का प्रयास पहले घर और फिर परिवार से शुरू होना चाहिए। अगर परिवार में संवाद कमजोर होगा तो बाहरी लोग आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। भागवत ने दिया मंत्र, बेटियों को करें सशक्त। घर से शुरू करें प्रयास, तभी रुकेगा लव जिहाद। धर्म संस्कृति की शिक्षा देगी बेटियों की सुरक्षा। कहीं नाम बदलने तो कहीं पहचान छुपाने, कहीं लालच देने तो कहीं ब्रेन वॉश करने के मामले देश भर में लगातार सामने आते रहते हैं। अलग अलग तरीके से लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। सरकार से लेकर हिंदू संगठन तक तमाम कोशिशें होती हैं इसे रोकने की, लेकिन धीरे धीरे लव जिहाद के मामले चुनौती बनते जा रहे हैं। कई राज्यों में तो धर्मांतरण को लेकर कानून बना दिया गया है, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या चिंता का कारण बन रही है। और यही वजह है कि अब संघ प्रमुख मोहन भागवत लव जिहाद पर स्ट्राइक करते हुए उसे रोकने का अपना फॉर्मूला बताया है। कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा अपने देश में बहुत पहले था, परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना ये समाज ने नहीं किया, क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को परिवार के अंदर संवाद कर रोका जा सकता है। जब घर में नियमित बातचीत होगी तो ऐसी समस्याओं पर रोक लगेगी। मोहन भागवत के मुताबिक लव जिहाद से लड़ने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। घर में बेटियों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि किसी और के बहकावे में ना आए। अपने संबोधन के दौरान संघ प्रमुख ने लव जिहाद को रोकने के लिए 3 कदम भी बताए। प्रमुख हो जाती है। पहला, परिवार में निरंतर संवाद। दूसरा, लड़कियों में सतर्कता और आत्मरक्षा की भावना पैदा करना। और तीसरा, ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। हालांकि भागवत के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि भागवत जी की मर्जी से देश नहीं चलेगा। देश यहाँ पर एक ब्रेक ले हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।